चलो आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे डाइलेक्ट्रिक के बारे में, तो मैं उसी फंडा को जो है आगे एक्सटेंड करता हूँ इस पर्टिकुलर क्लास में भी। डाइलेक्ट्रिक के बारे में मैंने आपको ये समझाया था कि डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बेसिकली अगर अपन बोले तो शरीफ नहीं होते, है ना, एंड इतनी आसानी से जो है कंडक्शन नहीं करते किसी का भी, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे करंट हो, चाहे हीट हो। तो इनके साथ फील्ड बढ़ा के बात करनी पड़ती है ना। इनके साथ फील्ड जैसे ही बढ़ाते हैं अपन, देन दे स्टार्ट कंडक्टिंग, ठीक है। तो इंड्यूस होता है फील्ड बढ़ाने से, इनके अंदर फील्ड इंड्यूस होता है, एंड उसी के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कशन भी किया था, राइट। अब मैं ऐसे बात करना चाह रहा हूँ, लास्ट टाइम पे मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक साधारण सा कैपेसिटर है ऐसा, इसका एरिया अगर ए है और इसके बीच का गैप अगर डी है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। अगर इसके अंदर एयर भरी हुई है या वैक्यूम है तो इसका फॉर्मूला होता है ये। अगर इस कैपेसिटर के अंदर, पूरे कैपेसिटर के अंदर अगर मैं पूरे के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक भर दूं, है ना, अगर पूरे के अंदर मैं डाइलेक्ट्रिक भर दूं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है इस कैपेसिटर का, तो के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हमारी कैपेसिटेंस हो जाएगी। ये लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था। अब आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसा देखने वाले हैं कि इफ we haven't inserted the entire dielectric into the capacitor, if only a small slab is inserted in the capacitor, then what will be the capacitance of this capacitor? This is what we have to find out, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है C equivalent, it is Q upon V, isn't it? It is Q upon V। अब आप ऑलरेडी जानते हो। सपोज करो यहाँ की जो प्लेट्स है इनके ऊपर सिग्मा एंड यहाँ पे माइनस सिग्मा, ये इनके ऊपर चार्ज डेंसिटीज हैं इन प्लेट्स के ऊपर, सपोज करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे ऊपर अवेलेबल Q है वो मैं लिखना जानता हूँ, बिकॉज आई नो द एरिया ऑफ द प्लेट्स। आप एरिया जानते हो प्लेट्स का। चलो उससे पहले मैं आपको सिर्फ ही बता दूं, दीज आर द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, दिस इज अ कनेक्शन, डेफिनेटली दिस कनेक्शन इज कमिंग फ्रॉम द बैटरी, देयर इज अ स्लैब, दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब whose thickness is T and dielectric constant is K, shaded किया है ना। Here also air is present, here also air is present, दोनों स्पेसेस जो है यानी कि इनमें एयर है, ठीक है, दोनों स्पेसेस जो है इनमें एयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक समझाऊं तो चलो शॉर्ट ट्रिक से ही मैं आपको समझाता हूं, जिससे दो निशाने हम लोगों के एक साथ लग जाएंगे। अब अगर मैं इस फिगर को ध्यान से स्टडी करूं तो पूरा टोटल गैप जो दोनों प्लेट्स के बीच का है वो डी है, उसमें से कुछ टी हिस्सा जो है इस स्लैब ने ऑक्यूपाई कर लिया है। ऑल्सो वी हैव अज्यूम्ड स्मॉल एक्स पोर्शन ऑन दिस साइड, है ना, फॉर द एयर, and the remaining this side will be definitely how much, d minus t minus x। ये जो remaining space होगा this will be d minus t minus x। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बेसिकली वी आर यूजिंग टू कैपेसिटर्स लाइक दिस, है ना। एक कैपेसिटर में सिर्फ एयर है ना, एंड डेफिनेटली उस कैपेसिटर की थिकनेस कितनी है, d माइनस टी। ध्यान से देखना, इसको और इसको मैंने दोनों को जोड़ दिया तो आई गॉट ओनली डी माइनस टी, यानी कि इसमें और इसमें दोनों में ही क्या है, एयर फिल्ड है। तो टोटल एयर का कॉलम कितना है मेरे पास, इतना, एंड द कॉलम विच इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक के, है ना, वो कितना है, वो सिर्फ और सिर्फ टी है हमारे पास, ओनली टी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कैपेसिटेंस लिखना सिखाया जा चुका है ऑलरेडी, आई वेरी वेल नो हाउ टू राइट द कैपेसिटेंस। लेट्स से दिस इज C1, तो C1 का कैपेसिटेंस लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, एरिया ऑफ द प्लेट्स, अपॉन डी। डी की जगह मैं इस बार डी माइनस टी इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पे। सिमिलरली इसके लिए जब कैपेसिटेंस लिखेंगे तो C2 की वैल्यू मैं लिखूंगा कितनी, K इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह मैं लिखूंगा टी। कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस लिखेंगे। अब आप देखिए ध्यान से ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, यू कैन वेरी वेल सी दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, and if this is a series combination we know how to find out C equivalent. The formula is 1 upon C1 plus 1 upon C2. When we substitute the value here, you will get D minus T upon epsilon naught A plus T upon K epsilon naught A. ध्यान से देखो, you will see such terms are going to come. फिर उसके बाद if I see very carefully, then 1 upon epsilon naught A can be taken out as common, and the terms which will be remaining here is D minus T plus T by
k. This expression is going to remain in the end. Check कर लो आप ध्यान से, you will be able to understand this. So I can write C equivalent is equals to epsilon naught A upon D plus T 1 upon K minus 1. This is how we can write this. थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो ऐसे लिख सकते हो. Otherwise, if we want, we can write it like this also. Minus t 1 minus 1 by like this. कुछ ऐसे भी रख सकते हैं अपन. Now see, if let's say the thickness t है ना, जो भी thickness है t is equals to what? Thickness of dielectric slab है ना. T is the thickness of dielectric slab. If t becomes equals to d है ना, यानी कि पूरी की पूरी जो space है अंदर की, if it gets occupied by what? डाइलेक्ट्रिक, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया, तो यही सेम आंसर आ जाना चाहिए. तो लेट अस परफॉर्म दिस एक्टिविटी. एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी की जगह मैं डी सब्सटीट्यूट करने जा रहा हूं, तो व्हेन आई विल कीप द डी दैट विल बी प्लस डी बाय के. डी से डी कैंसिल, तो यू विल सी के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी विल कम, यानी कि वही आंसर आ जाएगा जो ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट था. इट विल बी के टाइम्स ऑफ सी. तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन इसका मतलब सही हो गया है ना. दूसरा स्पेशल केस सोचते हैं. सपोज अगर डाइलेक्ट्रिक मुझे गायब ही करना है तो मैं टी की वैल्यू को क्या एज्यूम कर लूंगा? जीरो एज्यूम कर लूंगा. और जैसे ही टी की वैल्यू को जीरो एज्यूम करता हूं, देन डाइलेक्ट्रिक विल डेफिनेटली डिसअपियर, एंड इन दैट सिनेरियो आवर फॉर्मूला ओनली रिमेन्स दिस मच. क्योंकि टी जब जीरो हो जाता है तो दिस एंटायर ब्रैकेट बिकम्स जीरो एंड हेंस द इक्विवेलेंट बिकम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यानी कि तो पुराना ही फॉर्मूला आ गया. तो दिस इज द कंबाइंड फॉर्मूला व्हेन द एंटायर कैपेसिटर इज नॉट फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक, ओनली समवॉट पोर्शन इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक, देन दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड. सो यू नीड टू बी केयरफुल इन दिस पार्ट. ठीक है. जैसे फॉर एन एग्जांपल, इफ लेट्स से we have this diagram with us. Suppose एक क्वेश्चन करके देखते हैं. If the value of k is 2 in this diagram and here it is electric field 1, here it is electric field 2 and here it is electric field 3. The question is, and the charge density is sigma minus sigma on both the plates. Now question is, you have to find out electric fields in the given diagram. You have to find out electric fields in the given diagram. चलिए ट्राई कीजिए, सभी से होना चाहिए. रेडी? देखो, पहले आपको सिखाया जा चुका है कि जो दोनों प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर की, है ना, पहले क्या सिखाया मैं आपको, पहले तो ये समझा दूं. हम लोगों ने ये सीखा था कि जो कैपेसिटर है, सपोज ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, एंड इफ दिस इज सिग्मा एंड दिस इज माइनस सिग्मा, तो आप लोगों ने ये सीखा हुआ है कि इस वाली प्लेट के कारण यहाँ जो फील्ड होगा वो इस तरफ होगा एंड इट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. इस वाली के कारण भी इस तरफ ही होगा, बिकॉज नेगेटिव वाला जो है वो फील्ड को अपनी तरफ खींचता है. तो इफ दे बोथ विल बी एडेड एंड डेफिनेटली यू कैन सी दे बोथ आर गेटिंग एडेड, तो आंसर विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द नेट फील्ड ऑलवेज इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ये साधारण प्लेट्स के अंदर फील्ड होता है. बट अब आपको लास्ट टर्न पे ऑलरेडी ये सिखा दिया कि इफ यू एनकाउंटर समवेयर डाइलेक्ट्रिक, देन डेफिनेटली रिमेंबर जो भी फील्ड बाहर का होगा, वट एवर एक्सटर्नल फील्ड इज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पैरेलल प्लेट सिस्टम, उस फील्ड का अपॉन के फील्ड आपका डाइलेक्ट्रिक में हमेशा मिलेगा. तो बाय दैट वे इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, देन आई विल से E1 की वैल्यू जो है और E3 की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, एंड इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज यूजुअल एंड एज बिफोर. ठीक है. क्यों? क्योंकि वहां पे वही पुरानी हवा है जो पहले भी थी, और वहां पे वही पुराना फील्ड होगा जो पहले हमने फाइंड कर रखा था. बट नाउ इफ वी टॉक अबाउट E2 विल बी समवॉट डिफरेंट. अच्छा, इस रिजल्ट की सबसे खास बात ये होती है, इट डजंट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, है ना. इलेक्ट्रो में भी बताया था आपको, इट डजंट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, है ना. यानी कि मैं कह सकता हूं दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है. ठीक है. फिर उसके बाद E2 का अगर कोई फील्ड पूछता है आपसे, तो E2 का फील्ड होगा जो भी E एक्सटर्नल है जो लगाया गया अपॉन के, तो दिस विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये तो एक्सटर्नल फील्ड हो गया, अपॉन के की वैल्यू 2, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. ये E2 की फील्ड की वैल्यू हो. एंड बाय चांस इफ एनीबडी आस्क्स अस, लेट्स से दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, लेट्स से इफ एनीबडी आस्क्स अस टू ड्रॉ
द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस दिस डिस्टेंस d, जो भी डिस्टेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज दिस डिस्टेंस इज d1, दिस डिस्टेंस इज d2, दिस डिस्टेंस इज d3, whatever distance is there, तो यहाँ तक if this is the mark of d1, this is the mark of d2 and this is the mark of d3, then I know that because electric field is constant, तो पहले 0 से लेकर d1 के एरिया में, यानी कि इस इलाके में, this region के अंदर, or else let's do one thing, let us name the region, this is region A, this is region B and this is region C, ऐसे कर लेते हैं. If we have the regions with us A, B, C, then this is region A, this is region B and this is region C. A region के अंदर जो फील्ड आ रहा है वो आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो मेरा जो ग्राफ होगा it will be a straight line like this, है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैं ऐसे लिख दूंगा यहाँ पे, and I'll draw a dotted line just to show, because यहाँ पे जस्ट सेम टू सेम फील्ड यहाँ भी होगा, ये ऐसे, है ना, तो यही फील्ड सेम टू सेम वेयर आई हैव रिसीव्ड इन दिस सी रीजन. व्हाट विल बी द फील्ड इन बी रीजन? इट विल बी अपॉन 2. तो अपॉन 2 वाला फील्ड मैं यहाँ ले लेता हूँ जस्ट हाफ लोकेशन पे, ये है हमारी हाफ लोक, ठीक है. तो हेयर आई विल सी इट इज सिग्मा अपॉन 2f, ऐसे, ठीक है. तो दिस इज द ग्राफ विच यू हैव टू मेक फॉर दिस डाइलेक्ट्रिक. ये डाइलेक्ट्रिक का ग्राफ आपको ये सिखा देता है दैट field is varying, field is changing from region to region, but if I talk about a region separately, then field is constant in that particular region. यानी कि अगर मैं A region की बात करूं तो वहां भी field constant है, B में बात करूं तो वहां भी constant है, C में भी constant है, but हाँ there is a variation, A में ज्यादा है, B में कम है, फिर C में फिर से ज्यादा है, ठीक. फिर इसी में एक और क्वेश्चन ये भी आता है कि कैन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ Vx, यानी कि पोटेंशियल वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, क्या आप उसका ग्राफ बना सकते हो? सोच के देखो. कैन यू ड्रॉ इन अबव क्वेश्चन कैन यू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन V एंड X? नेक्स्ट सवाल आपके लिए ये आ जाता है. फिर से मैं रीजन्स बाइफोगेट कर देता हूँ. दिस इज V, दिस इज X, इसको भी D की जगह X ही रखता हूँ. X से समझ जाना आप, दिस इज बेसिकली द वेरिएशन, है ना. तो let me just make the regions, A region, B region, C region like this, ठीक है. अब आप ऑलरेडी जानते हो what you know that यहाँ पे अगर बैटरी लगाता हूँ तो ये V वोल्ट होता है, ये 0 वोल्ट होता है, आपको ये चीज पता है, ठीक है. तो एक तरफ हाई वोल्टेज है और एक तरफ लो वोल्टेज है, ये आप जानते ही हो. अब इसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना है. बनाइए. रेडी? चलिए देखते हैं. जब इस प्लेट के रीजन पे टॉप पे हूँ, यहाँ पे मुझे जो वोल्टेज मिलेगा, मैं इसको V0 नाम दे देता हूँ बिकॉज V ग्राफ में शो हो रहा है ना, तो लेट दिस बी V0. सबसे हाई वोल्टेज है मेरे पास, सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज है मेरे पास. याद रखना, दो रिलेशन आपको सिखाए थे. एक सिखाया था dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल E डॉट dx, और एक सिखाया था आपको E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dx, है ना. तो अब वक्त आ गया है कि आपको इनकी मदद लेनी पड़ेगी, हमें इस वाले सिचुएशन की मदद लेनी पड़ेगी. आप अच्छी तरह जानते हो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dx. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ Vx ग्राफ, देन डेफिनेटली दिस इज स्लोप ऑफ Vx ग्राफ. अब अगर यही स्लोप नेगेटिव है तो पक्की बात है स्लोप कैसी रही होगी? ऑब्ट्यूस एंगल की स्लोप रही होगी. ये बात आपको बहुत ध्यान से सोच के रखनी है, ठीक है. अब हमको क्या सोचना है? यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2 है, यहाँ पे E3 है, जैसा आपने लास्ट पिछले क्वेश्चन में निकाला, फाइंड आउट भी किया. अब आप ये देखिए कि E1, E2, E3 में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है. तो उस हिसाब से मुझे पता चल जाएगा कि किसकी स्लोप ज्यादा होनी चाहिए और किसकी स्लोप कम होनी चाहिए. E1 बड़ा है और E2 छोटा है, तो E1 की स्लोप ज्यादा होगी और E2 की स्लोप कम होगी. चलो बनाते हैं. तो मैंने ये यूं बनाया, ठीक है. मैं थोड़ा क्या है डॉटेड लाइन आगे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है. ऐसे, है ना. मैं डॉटेड लाइन आगे सिर्फ इसलिए प्रोड्यूस कर रहा हूँ कि मैं आपको ये एंगल दिखा सकूं यहाँ पे, बिकॉज दिस इज कंपल्सरी. ये θ1 एंगल एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है. हालांकि ये लाइन सीधी नहीं जाएगी, पक्की बात है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं अपन. अब ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल है ना, अगर यहाँ पे इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये वाला एंगल भी θ1 बनेगा, बट ऐसा हम कर नहीं सकते. उसके पीछे रीजन ये है कि इधर इस रीजन में फील्ड घटा है तो एंगल भी घटेगा, स्लोप भी घटेगा, ठीक है. तो स्लोप को घटाने के लिए हमें इसको यूं रखना पड़ेगा, एंड दिस एंगल विल बी θ2 छोटा रखना पड़ेगा. फिर आप जो है वापस से सेम स्लोप रखोगे जो θ1 की यहाँ पे थी, एंड वो स्लोप इस तरीके से मीट होगी θ1 की. कुछ इस तरीके से ड्रॉ करनी है. अभी डायग्राम प्रॉपर नहीं बन पाया है,
बट ये स्लोप कुछ इस तरीके से होगी कि इसके खत्म होते ही आपका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जैसा कि डायग्राम में हो रहा है। ठीक है, एंड याद रखिएगा क्योंकि E1 और E3 फील्ड सेम है तो यहाँ पे एंगल्स θ1 एंड θ1 विल बी सेम एंड θ2 विल बी ऑलवेज डिफरेंट। ठीक है, और ऐसे भी सोच सकते हो आप, ये जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही ज्यादा फील्ड बड़ा होगा, और वही है, जितना छोटा एंगल है उतना ही ज्यादा छोटा फील्ड है, और वो दिख भी रहा है। ठीक है, tan theta is an increasing function, you understand this fact, that's why I am telling you this graph, otherwise there was no need। ठीक है, तो थोड़ा सा फील कर लें, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। एक बार ऐसा सवाल पूछा गया था, उन्होंने सिर्फ ये ग्राफ दिया था एंड यहाँ पे ऐसे वैल्यूज मेंशन कर दी थी, दिस इज K1, दिस इज K2, फ्रॉम दिस ग्राफ जज विच वैल्यू ऑफ K विल बी ग्रेटर देन विच वन। तो हम लोगों ने आंसर दिया था K2 वॉज ग्रेटर देन K1। क्यों? क्योंकि K2 का जो स्लोप है वो कम है एंड K1 की ज्यादा है। ठीक है, तो इस हिसाब से, बिकॉज जो dV by dx होता है इट ऑलवेज गिव्स अस व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम ऑब्टेन हुआ देन डेफिनेटली द K ऑफ द डाइलेक्ट्रिक विल बी स्ट्रॉन्गर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घटता तभी है जब K की वैल्यू हाई होती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन, दैट्स व्हाई वी हैव दिस इन आवर नोट्स कॉपी। फिर इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और बताता हूँ आपको, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वापस से, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जैसे सपोज सबसे पहला मैं लेता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको भी रखना फॉर योर इंफॉर्मेशन, FYI। ठीक है, सिर्फ इतना ही रखना। जैसे ये कैपेसिटर है हमारे पास, मैंने इसमें रीजन्स बना दिए वापस से, एक रीजन K1 के डाइलेक्ट्रिक का है, दूसरा रीजन K2 का है ऐसे, एंड तीसरा रीजन K3 का है। सिमिलरली इसको D1 बोल दिया, इसको D2 बोल दिया, इसको D3 बोल दिया। एरिया सबका सेम रहेगा, A रहेगा, है ना। बस ये इतना सा डिफरेंस क्रिएट कर जो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, मैंने आपको जो यहाँ पे तरीका सिखाया आप सिर्फ उसी तरीके से करिएगा, हमारे को सिर्फ बेसिक्स पे ही रहना है और ज्यादा डेप्थ पे नहीं जा रहे हैं हम। तो आप क्या करोगे, तुरंत जो है इस डायग्राम को देखते हुए इनको 3 छोटे छोटे कैपेसिटर्स में तोड़ देना, यूं ऐसे, है ना। एक कैपेसिटेंस C1, दूसरा C2, तीसरा C3 ऐसे। ठीक, और अब आपको सिर्फ पता है क्या करना है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आपको सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, अब जब आप ये करते हैं तो यू सी that value is K1 into epsilon naught A upon D1 plus D2 upon K2 epsilon naught A। ये टर्म्स कांस्टेंट हैं इसलिए साथ साथ चल रही हैं। D3 upon K3 epsilon naught A, ये अपन का 1/C इक्विवेलेंट आ गया। ठीक, अब कई बार जैसे हम लोगों ने अभी C इक्विवेलेंट निकाला था कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में, वैसे ही यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन किसका है, डाइलेक्ट्रिक का है। तो यहाँ पे जो जनरली टर्म पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि K इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ, तो मुझे C इक्विवेलेंट को भी K इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे करूंगा मैं आपको भी समझाता हूँ, देखते रहना। देखना, अगर मैं इस पूरे कैपेसिटर को ऐसा मान लूं, है ना, और इसका एरिया तो A ही रखूं, और इसकी जो प्लेट्स के बीच की जो दूरी है इसको D1 प्लस D2 प्लस D3 लिख लूं, एंड इसको पूरे को मटेरियल को K इक्विवेलेंट लिख दूं, तो ये पूरा मेरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ऐसी सिचुएशन में जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आनी चाहिए वो आएगी K इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस D2 प्लस D3। ठीक है, अब आप इस C इक्विवेलेंट को वहां रख के एंड कंपेयर कर लो एंड यू विल गेट द आंसर। तो मैंने वही किया, मैंने यहाँ लिखा D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A एंड इट इज इक्वल टू D1 upon K1 epsilon naught A plus D2 upon K2 epsilon naught A plus D3 upon K3 epsilon naught A। आप देखोगे epsilon naught कैंसिल हो गया, तो जो K इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है यहाँ पे, तो K इक्विवेलेंट मैं सिर्फ और सिर्फ इसको इधर ले जाता हूँ और इस पूरे ब्रैकेट को नीचे ले आता हूँ, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इट इज सिग्मा D अपॉन K, वेयर इट्स वैल्यू गोज फ्रॉम I इक्वल्स टू 1 टू जितना हमने यूज कर रखा है, जैसे हम लोगों ने 3 यूज कर रखे हैं 1 2 3, तो वो 3 बार चलेगा, यानी कि ऊपर सिमिलरली मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ सिग्मा, एंड काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक करनी है, 1 से लेकर 3 तक, तो उतनी साइड्स ऊपर जुड़ जाएंगी, यानी कि D1 प्लस D2 प्लस D3। ये इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है,
अपॉन D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2 प्लस D3 बाय K3। अगली बार 3 ना देख के अगर उन्होंने 2 का कॉम्बिनेशन दिया है तो भी आप इसी तरीके से करना, D1 प्लस D2 दिस एंड दिस, ओनली दीज टू टर्म्स विल कम एंड दीज टू टर्म्स विल कम। इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है वेयर I इज इक्वल टू 1 to 3, I इज इक्वल टू 1 to 3, सिग्मा इज फॉर एडिशन, है ना, दिस इज द साइन फॉर एडिशन, यानी कि 1 से लेकर 3 तक ऐड करते जाओ, 1 से लेकर 3 तक इन तीनों को ऐड करते जाओ, इसका मतलब ये होता है दिस इज के इक्विवेलेंट। ठीक, फिर इसी तरीके से अब जैसे इसका स्पेशल केस क्या होगा, सोचो, जैसे एक क्वेश्चन कराता हूँ इसी का स्पेशल केस, इफ D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, इफ इज इक्वल टू D देन के इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 3D अपॉन D कॉमन 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस 1 बाय K3, ये आएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 3K1 K2 K3 अपॉन K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1, है ना। इस तरीके से जो है आपको पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मिलेगा। हालांकि फिर मैं वही बोल रहा हूँ, ये मैथ्स है ना, आप इसको इतना ही छोड़ सकते हो, यू डोंट नीड टू गो फर्दर डीप इनटू दिस, है ना। सिर्फ ध्यान रखिएगा दिस इज हाउ सच क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ प्रोसेस ध्यान रखना है कि कैसे अलग अलग करके कैपेसिटर को आगे बढ़ना है। सेकंड इज अवर पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, जस्ट फॉर योर नॉलेज FYI। ठीक है, अगेन वापस से क्या निकालोगे, के इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। इस बार इस तरीके से जो है K1 K2 K3, है ना, इस तरीके से हम लोगों ने जो है डाइलेक्ट्रिक को भरा है कि हॉरिजॉन्टल में भरा गया है। नाउ दिस साइड इज A1, ये जो रीजन है, दिस रीजन इज A2 एंड दिस रीजन इज A3। ये 3 अलग अलग रीजन यहाँ पे मैंने पिक किए हैं। ठीक है, तो इन रीजन्स में अपन को डील करना है। अब आप इसको कैसे बनाओगे, यू कैन ड्रॉ देम लाइक दिस, एक कैपेसिटर ऊपर, दूसरा कैपेसिटर मिड में एंड तीसरा कैपेसिटर बॉटम, ऐसे यू कैन ड्रॉ देम लाइक दिस, दिस इज C1 C2 एंड C3। ठीक है, अब इसे भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कीजिए जैसे ऐसे किया। अगर आप कर सकते हैं तो स्क्रीन को तुरंत पॉज करके और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि मैं आपको वही सेम चीजें सिखा रहा हूँ जो हमने पहले सीख रखी है, सिर्फ हम इनकी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं बार बार। तो C1 की वैल्यू यहाँ पे, पहले तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो पैरेलल के लिए होता है वो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। अब मैं जरा ये सोच लूं कि अगर इसका K इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है तो मसाला किस तरीके से रखोगे आप K इक्विवेलेंट ऐसे रखोगे एंड जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो होगी K इक्विवेलेंट इंटू A अपॉन D। अच्छा, इसमें खास बात ये है सबका D सेम है बट एरिया सबका अलग अलग है, तो इनमें सबका D जो है वो सेम है, तो ये तो सिंपल आ गया। तो मैं थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ इसे, K इक्विवेलेंट इंटू A अपॉन D। अब मैं C1 की वैल्यू लिखना जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D, क्योंकि इसमें D सेम है, K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D, K3 एप्सिलॉन नॉट A3 अपॉन D। अब ध्यान से देखो क्या चीज कॉमन है ना, वो देखो आप ध्यान से। तो यहाँ पे मुझे एरिया की जगह बेसिकली A1 प्लस A2 प्लस A3 लिख देना चाहिए, वो कॉमन है, तो यहाँ D कैंसिल हो रहा है सबसे पहले तो ये देखो आप। ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नॉट A भी आएगा, फिर एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो रहा है, ये देखो आप। ठीक है, तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ K इक्विवेलेंट इंटू A को मैं लिखूंगा A1 प्लस A2 प्लस A3, जो मैंने यहाँ पे लिखना मिस कर दिया, जगह कम थी इसलिए। इट इज इक्वल्स टू K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3। तो अगर इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो सिग्मा K A I इज इक्वल टू 1 to 3 अपॉन सिग्मा A I इज इक्वल टू 1 to 3, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अगेन स्पेशल केस आएगा, इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A अगर हो गया बाय चांस, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3, ऐसे, है ना। तो इस तरीके से जो है हम K इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कैपेसिटर। ठीक, तो ये था बेसिक पार्ट। इसमें जो डाइलेक्ट्रिक आते हैं आगे जाके वो इस तरीके से डायगनली भी डले हुए होते हैं, ऊपर K1 होता है नीचे K2 होता है, बट फिर वो वापस से जो है एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स हैं तो उन पे हम लोग अभी नहीं जाएंगे, हमें अपना लेवल सिर्फ इतना ही रखना है, बिल्कुल बेसिक्स पे चलना है। ठीक है, फिर कुछ बच्चों ने ये पूछा था कि कुछ अलग तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें करने हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस की अब प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो एक अलग ही फेज में हम लोग अब चलेंगे, यहाँ पे अपने को डाइलेक्ट्रिक को ओवर करना है, डाइलेक्ट्रिक अपन इतना ही रखेंगे। अब हम जो है आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कि कैपेसिटर्स में और किस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो क्लिप। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल है
जो मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं स्क्रीन पे, फटाफट से अगर आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और तुरंत जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज अगर हम लोगों से ये सवाल हो जाते हैं तो दिस इज द बेस्ट पार्ट। ट्राई कीजिए फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन, चल ट्राई करते हैं। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी दो टर्मिनल्स आपको दिए जाते हैं ए एंड बी, है ना, आपको ऐसे इमेजिन कर लेना है कि ए टर्मिनल एंड बी टर्मिनल के अक्रॉस वी आर ऑलवेज कनेक्टिंग अ बैटरी। तो ए पे जो वोल्टेज होगा वो V एंड B पे जो वोल्टेज होगा वो 0। तो मुझे ऐसे सोच लेना है कि A पे जो वोल्टेज होगा वो V एंड B पे जो वोल्टेज होगा वो 0। जो B पे वोल्टेज है, अब अगर अपन ध्यान से देखें तो इस सर्कल पे कोई भी कैपेसिटर नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वही सेम चीज चलेगी, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। फिर यहाँ 0 है तो पक्की बात है यहाँ भी 0 होगा, एंड फिर यहाँ पे भी 0 होगा। तो अगर मैंने हर नोड पे, नोड या फिर जहाँ पे जॉइंट हो रहा है, हर जॉइंट पे अगर मैंने देखा कि मुझे पोटेंशियल पता चल चुका है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सीधे सीधे एक पॉइंट बना लूंगा V और एक पॉइंट बना लूंगा 0। और मैं जानता हूँ V अपने आप में A है और 0 अपने आप में B पॉइंट है। अब मैं देखूंगा A से B के बीच में कितना कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, तो मैंने C यहाँ ड्रॉ कर दिया। फिर A से या फिर V और 0 के बीच में कितना कैपेसिटर है, तो एक और कैपेसिटर है, तो वो एक और यहाँ ड्रॉ कर दिया। फिर V और 0 के बीच में एक और कैपेसिटर है, तो एक और ड्रॉ कर दिया, यहाँ कनेक्ट कर दिया। फिर V और 0 के बीच में एक और है, टोटल 4 कैपेसिटर है, तो चारों हम लोग यूं ड्रॉ कर देंगे। अब आप अच्छी तरह जानते हो सारे के सारे कैपेसिटर C हैं और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, तो CAB की वैल्यू जो होगी वो होगी 4 टाइम्स ऑफ C। दिस विल बी द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड फिगर के अंदर। अब मैं चाहूंगा कि इसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर किया, आप लोग अपनी तैयारी के साथ में इसको सॉल्व करें, तब आएगा असली मजा। करिए। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी को V और 0 मानना पसंद नहीं है, तो आप A और B से भी क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, इस बार मैं A और B से क्वेश्चन बढ़ाता हूँ। एक पॉइंट है मेरे पास A, देख लेता हूँ और कितने पॉइंट आते हैं मेरे पास यहाँ पे। तो अगर ये वाला पॉइंट A है, तो पक्की बात है ये वाला पॉइंट A नहीं हो सकता, तो इसको मैं C नाम दे देता हूँ। C नहीं दे सकता क्योंकि C ऑलरेडी कैपेसिटेंस को दे रखा है सिंबल, तो लेटर से इसको मैं P नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ B है, तो यहाँ पे भी B आएगा, यहाँ पे भी B आएगा, क्योंकि इस सर्कल में कहीं पे भी जहां जहां वायर चल रहा है उनके बीच में कैपेसिटर नहीं है, तो अल्फाबेट बदलना मत, है ना। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ A और P और B, 3 पॉइंट्स जो हैं मुझे टोटल मिलते हैं यहाँ पे पूरे सर्किट के अंदर, बट A और B कॉर्नर में आपको रखने हैं क्योंकि इन्हीं के बीच का कैपेसिटेंस पूछा है। तो सबसे पहली ट्रिक आपकी ये हुई कि जिनके बीच का कैपेसिटेंस पूछा है वो अल्फाबेट्स सबसे लास्ट में होने चाहिए, इस एक्सट्रीम पे और इस एक्सट्रीम पे, बीच में कहीं पे भी P आप एज्यूम कर लो। ठीक है, अब ऐसे सोचो A और P के बीच में एक कैपेसिटर है, तो मैंने बना दिया एक कैपेसिटर, ये C। ठीक है, फिर P और B के बीच में एक कैपेसिटर है, तो बना दो। फिर P और B के बीच में एक और कैपेसिटर है, फिर वो भी बना दो। फिर P और B के बीच में एक और कैपेसिटर है, तो वो भी बना दो। तो इस तरीके से ये सेटअप बन गया। अब A और B आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे पैरेलल का कॉम्बिनेशन, तो 3C मिलेगा आपको, एक कैपेसिटर, ये B पॉइंट है, और एक C आपके पास यहाँ है ये। अब इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन जो आंसर देगा हमें वो होगा C इंटू 3C अपॉन C प्लस 3C यानी 4C। C से C कैंसिल, यानी कि CAB की वैल्यू आई 3C बाय 4। ये आंसर है इस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सवाल क्लास में पहले भी किया है आप लोगों ने, एंड आप इस तरीके के क्वेश्चंस को करना जानते हो, तो देखो एक बार फटाफट कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। रेडी, चलो देखें। आपको सिखाया था जब कभी भी इस तरीके का स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर आपको दिखे, तो आपको एक रूल अपनाना है जो कहता है कि अपोजिट्स के कैपेसिटेंस अगर मल्टीप्लाई कर दिए हमने, जैसे 4 3 12, 12C स्क्वायर आपको मिला, एंड अपोजिट्स के यहाँ पे किए तो 12C स्क्वायर यहाँ भी मिला। जब अपोजिट्स के मल्टीपल इक्वल हो जाएं, तो ये बीच का कैपेसिटर का कोई मीनिंग नहीं रहता, ये हम लोगों ने सीख रखा है। एंड इसका रीजन ये होता है कि जो बीच की जो दोनों कॉर्नर्स हैं, जैसे P और Q है, whenever if you call this as C1, if you call this as C2, if you call this as C3 and this is C4, whenever C1 C4 का product is equals to C2 C3, at that time we say that potential of P is equals to potential of Q, hence there is no meaning of this particular capacitor. And if I want to reduce this circuit,
आई कैन रिड्यूस इट लाइक दिस, है ना। इस तरीके से आप इसे रिड्यूस कर सकते हो। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज 4c, दिस इज 6c, दिस इज 2c एंड दिस इज 3c, है ना। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, आप अच्छी तरह जानते हो। 6c इंटू 4c अपॉन 10c यानी कि 2.4c, ठीक है। इधर इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, 3 इंटू 2 6 अपॉन 3 प्लस 2 5, तो 6 अपॉन 5c। इसको मैं 1.2c भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो देयर आर टू पैरेलल ब्रांचेस जिनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CAB will be C1 plus C2 and it will be 2.4 plus 1.2 यानी कि 3.6C आंसर होगा, है ना। 3.6C आंसर होना चाहिए। तो वही पर्टिकुलर मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है ना। इस तरीके से जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा, सीरीज के वक्त पे पैरेलल का फॉर्मूला लगाना है एंड पैरेलल के वक्त पे सीरीज का फॉर्मूला लगाना, देन ओनली यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने एक इनफाइनाइट लैडर का भी लिया है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए, उस पर भी बहुत अच्छी बात है। करो, करिए फटाफट, जब तक मैं और क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। दोनों क्वेश्चंस कीजिए फटाफट। ये डायग्राम है 3, है ना। ये भी कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं। चल आगे बढ़े, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपको इसकी ट्रिक ये सिखाई थी, जो पॉइंट्स ए एंड बी यहाँ पे अवेलेबल है, जब कभी भी इनफाइनाइट का क्वेश्चन आए आप इनके आंसर को क्या समझ लेना, x समझ लेना, ठीक है। तो सॉल्यूशन 4, लेट आंसर बी x, ठीक है। अगर ये आंसर x है तो पक्की बात है, अगर मैं इस पूरी ब्रांच को छुपा दूं तो यहाँ पे मैं a मान सकता हूँ एंड यहाँ पे मैं b मान सकता हूँ, तब भी मुझे ये एज इट इज डायग्राम ऐसा ही दिखेगा जैसा यहाँ से दिख रहा है। तो इसका मतलब ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी के बीच में मैं क्या लगा सकता हूँ, x। तो मैंने वही किया, यहाँ पे मैंने x लगा दी, ठीक है। ये सी रखा, ये सी रखा, और ये मेरा पॉइंट ए एंड बी। इससे क्या हो जाता है, डायग्राम छोटा हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो x आंसर अज्यूम किया था वही x यहाँ लगा दिया। मान लिया कि इस पूरे का इनफाइनाइट का आंसर x था, तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, तो इसको हटा के पूरा x ही लगा दिया। अब आप जानते हो पैरेलल में यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो c प्लस x होता है, तो आपका जो नया डायग्राम बन जाएगा वो यूं बन जाएगा, ये c और ये c प्लस x, ठीक है। वेयर x इज ऑल्सो कैपेसिटेंस, है ना। और इन दोनों का रिजल्ट भी क्या आने वाला है, x। यहाँ पे भी x है, ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी x है। तो पहले मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लूं। तो सीरीज के अंदर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वो होगा c इंटू सी प्लस एक्स अपॉन सी प्लस सी, तो 2c प्लस एक्स एंड इट इज इक्वल टू x। ये तो ये इसकी इक्वेशन आएगी। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आपको निकालने पड़ेंगे जैसे हम बेसिक मेथड से करते हैं। तो ये वाला हिस्सा मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस। कॉपी कर लें फटाफट एंड देन लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। रेडी, करो। कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर 5, चलो देखते हैं। हमें पता है अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट बी है तो पक्की बात है ये पॉइंट बी नहीं रख सकते, इसे पी रखना पड़ेगा। फिर ये पॉइंट P है तो ये पॉइंट कुछ ना कुछ और रखना पड़ेगा, Q रखना पड़ेगा। इस तरीके से पॉइंट्स रखने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर ये पॉइंट A है तो यहाँ पे भी ये पॉइंट A नहीं हो सकता, इसे कुछ और पॉइंट R रखना पड़ेगा। तो हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे इसको थोड़ा सा जो है कोशिश करनी पड़ेगी सिंप्लीफाई करने की किसी भी हालत। तो मैंने क्या किया, ठीक, A और P जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लिए इस तरीके से, और Q इधर रखा एंड R यहाँ पे रखा। ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो ए और क्यू के बीच में कैपेसिटर है क्या, तो मैंने ए और क्यू के बीच में कैपेसिटर सी लगा दिया और इधर काट दो, ये बना चुका हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए और आर के बीच में एक कैपेसिटर और है तो वो भी बना दिया, इसे भी काट दो, ये भी बन चुका। फिर Q और R के बीच में एक कैपेसिटर है तो वो भी बना दो, ये तो ये भी बना दिया। फिर Q और P के बीच में एक कैपेसिटर है तो वो भी बना दो, ये भी बना दिया। फिर R और P के बीच में एक कैपेसिटर है तो वो भी बना दो, ये भी बना दिया। ये भी काट दो, ये भी काट दो। फिर P और आगे एक B पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ इनके बीच में कैपेसिटर, ये भी C है, ये भी C है, सारा C है। अब आप ध्यान से देखो, ये सर्किट अब आसान हो गया ना उसके कंपैरेटिवली, ठीक। ध्यान से देखोगे आपको तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ इक्वल दिखेंगे, यानी कि इस वाली ब्रांच का कोई मतलब नहीं है, ये वेस्ट है। अगर ये वेस्ट है तो आपका डायग्राम में से इसको मिटा दो। अब आपका डायग्राम सिर्फ और सिर्फ इतना रह गया। इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन जो रिजल्ट देगा वो होगा C/2। नीचे वाले जो दो हैं उनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन रिजल्ट देगा वो भी होगा C/2 एंड इसके आगे ये
series. C/2 will give you C on addition. This C and this C has equivalent of C/2 आंसर। इस तरीके से जो है सर्किट को सॉल्व करना पड़ता है और आपको पॉइंट्स को लेबल करना पड़ेगा। जैसे मैं अल्फाबेट्स ले रहा हूँ, हमेशा याद रखें जैसे ये है ए पॉइंट, तो यहाँ अगर कोई कैपेसिटर नहीं है तो आप इसको ए पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ बी पॉइंट है तो इसके आगे का कोई भी पॉइंट होता तो मैं वहां बी लिख सकता था, बट इसके कैपेसिटर के आ जाने के बाद का जो भी पॉइंट होगा उसको कुछ और अल्फाबेट आपको एज्यूम करना है, ठीक है। ये सोच के आपको प्रैक्टिस करते रहना है बार बार। फिर आते हैं रिडक्शन ऑफ प्लेट्स पे। अब देखो इंसान बच्चों पहले से ही चालाक है, आज की बात नहीं है। हम लोगों को पता है कि खर्चे कैसे बचाने हैं। वी ऑल आर बिजनेस माइंड पीपल, तो हमें पता होती है ये चीज कि खर्चे किस तरीके से बचाए जा। तो जब हम कैपेसिटर की खोज कर चुके थे, कैपेसिटर बना रहे थे, कंटिन्यूसली प्रोडक्शन जारी थी, कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही थी, तो मन में एक ख्याल आ रहा था कि यार मेटल बहुत बर्बाद हो रहा है, मेटल की बहुत वेस्टेज हो रही है, तो क्या ऐसा किया जाए जिससे कि कॉस्ट कटिंग हो एंड हमें वो कैपेसिटर और ज्यादा सस्ता पड़े। तो फिर फील किया इस पर्टिकुलर चीज को, जैसा अभी देख रहे हो आप, अगर किसी ब्रांच में कैपेसिटर लगे हुए हैं 2 और उस ब्रांच में अगर क्यू चार्ज जा रहा है, जैसे इसमें दिख रहा है आप, तो इस वाली प्लेट पे क्यू चार्ज होता था, दूसरी पे माइनस क्यू होता था, फिर अगली पे प्लस क्यू होता था, फिर अगली पे माइनस क्यू होता था, और इस तरीके से चार्ज बाहर निकल जाता था, एग्जिट कर जाता था सर्किट से। तो हम लोगों ने देखा कि जो बीच की जो प्लेट्स हैं, है ना, ये वाली और ये वाली, ये दोनों जो प्लेट्स हैं, इनमें जो चार्ज होता है वो अंदर की तरफ होता है, इधर प्लस क्यू एंड इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू एंड इधर माइनस क्यू। तो इन पे बाहर की तरफ तो चार्ज 0 0 है, दोनों पे बाहर की तरफ तो कोई चार्ज ही नहीं है। इनफैक्ट सिमिलरली यहाँ भी बाहर की तरफ चार्ज 0 0 होता है। तो हमने ये सोचा क्यों नहीं ये 0 0 एक ही बना दें। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स को फ्यूज कर दिया और प्लेट्स को फ्यूज करके सिंगल प्लेट बना दिया। उससे क्या हुआ, कॉमन जीरो यहाँ पे हम लोगों ने उसको क्रिएट कर दिया। अभी कॉमन जीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू है और इसका प्लस क्यू माइनस क्यू के साथ एसोसिएटेड है, यहाँ का प्लस क्यू ऑटोमेटिकली यहाँ के माइनस क्यू के साथ एसोसिएटेड है। दोनों का काम भी चल रहा है, फील्ड भी दोनों में मेंटेन्ड है, एंड दोनों के अंदर एक प्लेट का रिडक्शन भी हो चुका है। तो इस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन को और ज्यादा सस्ता बना लिया, यानी कि कॉस्ट कटिंग, यानी कि एक मेटल की प्लेट हम लोगों ने बचा ली विदाउट एनी हिंड्रेंस, है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन सेव वन प्लेट। तो आने वाले टाइम में अब जो क्वेश्चंस आने लगे हैं, है ना, एक तरीका होता था जिसमें मैं कैपेसिटर डबल प्लेट से दिखाता था। नाउ आई विल बी शोइंग यू कैपेसिटर्स इन दिस डिजाइन, है ना, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्लेट्स दूंगा 1 2 3 4। आई एम यूजिंग 4 प्लेट स्ट्रक्चर। इनमें से फर्स्ट, और जैसे मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, इनमें से मैंने 1 और 3 को साथ में अटैच कर दिया है एंड उनको एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है ए से, एंड फोर्थ प्लेट को अकेले जो है बी टर्मिनल से कनेक्ट कर। अब आप ऐसे मान के चलो कि ए और बी के बीच में मैंने एक बैटरी लगाई है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस सेटअप का टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा बताओ। और आपको ये दिया हुआ है कि एक जो साधारण कैपेसिटर जो है जिसका एरिया ए होता है और जिसके बीच की गैप या डिस्टेंस डी होती है, उसकी वैल्यू सी है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए इफ ऑल प्लेट्स हैव इक्वल एरियाज, है ना, ये मान लेना आप, एंड स्पेसेस बिटवीन एडजेसेंट प्लेट्स इज डी। तो सारा डेटा सभी के लिए सेम है, यानी कि हर प्लेट का एरिया ए है और सबके बीच की दूरी भी डी 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 है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे करोगे, यहाँ वो दिमाग लगाना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज मैंने आपको जैसे सिखाया, अगर ए और बी 2 पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल हैं तो ऐसा आपको एज्यूम करना है कि ए और बी पॉइंट्स के बीच में बैटरी लगाई जाएगी। ए और बी पॉइंट्स के बीच में अगर बैटरी लगाई जाएगी तो एक टर्मिनल हाई वोल्टेज का होगा एंड दूसरा टर्मिनल लो वोल्टेज का होगा, यानी कि एक हाई पोटेंशियल होगा एंड दूसरा लो पोटेंशियल होगा। आपकी इच्छा है आप इसे लो मान लो, इसे हाई मान लो, इट्स योर चॉइस टोटली। तो मैंने ए पॉइंट को हाई पोटेंशियल मान लिया तो इसका पोटेंशियल वी लेता हूं और इसका 0 ले लेता हूं, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे पक्की बात है, यहाँ तो ए लिख दो अल्फाबेट, यहाँ पे वी लिख दो, तो इस पे भी वी सप्लाई हो जाएगा और इस पे भी वी सप्लाई हो जाएगा। चलो मैं अल्फाबेट से ही सिखाता हूँ आपको, वी छोड़ो आप, है ना, वी और 0 दोनों छोड़ो, अल्फाबेट से ही सीखो। तो ये वाला प्लेट पे यहाँ से यहाँ तक सेम कनेक्टेड है, तो जो अल्फाबेट ए है तो वो अल्फाबेट यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। जो प्लेट अननोन रह जाए ना, जिसपे कोई अल्फाबेट ना आए,
उसको मैं अल्फाबेट दे दूंगा x, ठीक है। अब आप देखो आपको कितने अल्फाबेट्स यहाँ पे मिले, 3, है ना। या फिर आप p भी दे सकते हो, कोई भी अलग अल्फाबेट दे सकते हो, आपकी इच्छा है। तो मैं यहाँ पे बना दूंगा a एंड लास्ट में बनाऊंगा b एंड बीच में बना दूंगा कहीं x, है ना। अब आप ऐसे देखो a और x के बीच में कितना कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर, ये है ना। a और x के बीच में एक कैपेसिटर है, x और a के बीच में फिर क्या है, x और a के बीच में फिर से एक और कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर C। और फिर a और b के बीच में एक कैपेसिटर और है, किसके बीच में है, a और b के बीच में। तो a और b के बीच में, तो b मैं यहाँ ले आता हूँ, इतनी दूर कहाँ लेके जाऊँ, a और b के बीच में एक कैपेसिटर, ये रहा एक और, यूं। तो ये डायग्राम तो इस तरीके का हो गया, ये है सिचुएशन। अब आपसे पूछा है कैपेसिटेंस बताओ बिटवीन a एंड b, तो आप अच्छी तरह जानते हो a और b के बीच का कैपेसिटेंस तो सिर्फ यही होगा C। तो ये किसी काम का ही नहीं निकला, क्योंकि वो तो आउटर सर्किट का पार्ट हो गया ना। ए और बी के बीच में जो सर्किट है वो तो सिर्फ सी ही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। डायग्राम में मुझसे कुछ गलती हो गई, ये अगर मैं बी यहाँ मान लेता तो शायद अच्छा आंसर हमारा आता। चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन को समझना, उसी से ट्राई कर, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये सिचुएशन है आपके पास सामने, ये रही, है ना। तो इस सिचुएशन में कैसे करोगे, लेबलिंग चालू करो जैसे हम लोगों ने की थी। मैं देख लूं एक मिनट, क्वेश्चन के अंदर डायग्राम में कोई कमी तो नहीं है। गड़बड़ हो गई थी, ठीक। ए यहाँ पे लिया हुआ था, चलो ठीक है कोई बात, फिर से रिपीट कर लेंगे सवाल, है ना। देखो अगर ये पॉइंट ए है तो ये ए है, ये बी है तो ये बी है। मैंने डॉटेड इसलिए दिखाया क्योंकि प्लेट कहाँ खत्म हो रही है आप देख सको। अब इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता, और ये कॉमन है दोनों प्लेट्स, तो अगर आप इसको एक्स मानोगे तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है आपस में एक दूसरे के साथ। अब मेरे को क्या करना है, आपको सिखाया जैसे एक लेफ्ट हैंड साइड पे ए बनाओ, राइट हैंड साइड पे बी बनाओ और बीच में एक्स रख दो, है ना। अब ऐसे देखो ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, तो एक कैपेसिटर बना लिया। फिर ऐसे देखो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, ये बना दिया। सबके बीच की स्पेसेस ऑलरेडी इक्वल दे रखी है, तो सबको सी लिख रहा हूँ, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। बी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर और लगा दी। अब आपको बिल्कुल साधारण तरीके से इसको सॉल्व करना है। सी और सी सीरीज में है, आंसर होगा C/2, C/2 और ये C पैरेलल में है, आंसर होगा 3C/2। समझे कि नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, है ना। फिर सिमिलरली इस वाले सवाल पे आइए, ए और बी, ठीक है, कॉमन प्लेट है। अगर ए इस पे है तो ए इस पे भी आ जाएगा और ए इस पे भी आ जाएगा, बी इस पे है तो बी इस पे भी आ जाएगा और बी इस पे भी आ जाएगा। इसमें तीसरी कोई प्लेट आई ही नहीं, अच्छी बात है, नहीं आई, हमारे लिए काम आसान हो गया। ए इधर मान लो, बी इधर मान लो, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, फिर ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर, तो लगा दो। ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर लगा दो। 3 कैपेसिटर आए सी के, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा कितना, 3C। अब आप देख रहे हो डिजाइन बदल चुकी है बट आंसर वही पुराने ही आ रहे हैं जैसे पहले आया कर, ठीक है। तो बिफोर वी डू दिस वन, लेट मी जस्ट मेक द करेक्शन हेयर एंड लेट्स डू दिस वन अगेन। इसमें ऐसा कुछ है क्वेश्चन, ये दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, है ना, और आपको जो है CAB फाइंड आउट करना है। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। एक बार इसे भी कर लो, फिर उसके बाद वो ज्यादा प्लेट्स वाला है वो भी कर लेना, है ना। रेडी, चलो देखें। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, है ना। दिस इज एक्स, दिस इज ऑल्सो बी एक्स, ठीक है। तो अगेन 3 चीजें मानी हमने, तो वापस से ए और ये बी और सेंटर में कहीं ना कहीं एक्स, जैसा मैंने हमेशा सिखाया। ए और एक्स के बीच में कितना कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ड्रॉ कर लो। फिर ए और एक्स के बीच में एक और कैपेसिटर ड्रॉ कर लो। फिर एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटर ड्रॉ कर लो। ये आपका पूरे तीनों कैपेसिटर इस्तेमाल हो गए। दिस इज सी, दिस इज सी, दोनों पैरेलल में है तो इट विल बिकम 2C। दिस इज सी तो सी, तो 2 कैपेसिटर आपके आ गए हैं एंड दोनों सीरीज में है। तो आप जानते हो CAB का जो फॉर्मूला होगा, इट विल बी C इंटू 2C अपॉन C प्लस 2C यानी कि 3C, यानी कि 2C/3 आंसर, ठीक है। इस तरीके से जो है हमें आगे बढ़ना है। अब मैं वेट करूं, आप लोग जो है इस वाले सवाल को करके दिखाओगे, जब तक मैं आप लोगों के लिए और सवाल देखता हूँ। एक और अच्छा सवाल हम करते हैं इसी के अंदर, तब तक आप इस वाले सवाल को ट्राई करो, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन, 1 2 3 4 5, है ना, 2 3 4 5, ठीक। जैसे एक और सवाल करते हैं, ठीक। 2 सवाल और रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए, फटाफट ट्राई कीजिए। इसके बाद एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और करते हैं हम लोग एंड देन फ्री करते हैं। दिस विल बी द, या फिर देखते हैं आज हो पाएगा कि कल करेंगे, ठीक है। चलो रेडी, स्टार्ट करते हैं। दिस इज पॉइंट ए, तो दिस इज पॉइंट ए,
दिस इज पॉइंट बी, तो दिस इज पॉइंट बी। अब जिस प्लेट का नहीं पता, जैसे इसको एक्स मानने से ऑटोमेटिकली ये भी एक्स हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा ये प्लेट आ रही है ना, तो थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। जैसे कभी भी एक्स्ट्रा ये प्लेट आती है तो थोड़ा सा रुक जाना, है ना। कैसे बनेगा पहले ये देखो, है ना। मैं ये वाला करके दिखाता हूँ, ये दोनों आप घर से ट्राई करिएगा। ध्यान से देखो, पॉइंट्स फिर से ए, बी एंड एक्स आपको यूं बना लेने हैं। अब ध्यान से देखो, ए और एक्स के बीच में इस तरीके का सेटअप है, तो मुझे इस तरीके का सेटअप बनाना पड़ेगा यूं। ये वही सेटअप है जो दो कैपेसिटर्स को साथ में सीरीज में ज्वाइन करने पे आता है। तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो, नहीं तो अभी अभी डायग्राम आपको मैंने शुरुआत में दिखाया, तो आप इसको यूं भी बना सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि तीन, जब दो प्लेट लगातार ऐसे दिखें तो आप इनको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। समझ जाना कि वो दो सीरीज में कैपेसिटर्स हैं। फिर ए और एक्स के बीच में एक और, तो एक और, है ना। फिर एक्स और बी के बीच में एक सिंगल कैपेसिटर, तो ये ड्रॉ कर लिया। अब करना क्या है, ये सी सी सी, ये सी, दो सी में C/2 आएगा। दिस C/2 एंड सी आर इन पैरेलल, तो इट विल बी 3C/2 एंड दिस सी, तो CAB 3C/2 इंटू सी अपॉन 5C/2, C/2 कैंसिल, 3C इज द आंसर टू आवर प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसको करना है। दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये होमवर्क के क्वेश्चंस हैं जिनसे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, राइट।